हेलो एवरीवन, लास्ट क्लासेस में हमने टेंसर के बारे में पढ़ा था। यूनिट 4 हमने स्टार्ट कर दी थी। तो हमने देखा था कि जो टेंसर है वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जनरलाइजेशन ही है, यानी कि टेंसर एक तरीके से आपकी स्केलर क्वांटिटी भी है और वेक्टर क्वांटिटी भी है। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इसका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखा था और इसके कुछ डेफिनेशन भी देखे थे। डमी सफिक्स हो गया, रियल सफिक्स हो गया, ये सारे डेफिनेशन हमने। अभी जो हमारा आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा होता है कि आपका मैथमेटिकल एक फंक्शन है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यू होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 कब होगी? देखो यहाँ पे जो i और ये j है ये आपके दो वेरिएबल्स है। अगर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अगर सेम होती है तो हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा की ये जो साइन है इसकी जो वैल्यू आती है इस फंक्शन की वो आती है 1। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू आती है 1। देखो यहाँ पे डेल आई जे इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। 1 कब होगा? 0 कब होगा? जब i इज़ नॉट इक्वल टू जे हो, और i अगर इक्वल्स टू जे हो गया तो हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा की जो वैल्यू आती है वो आती है 1। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको इसमें ध्यान इतना रखना है कि ये आपका एक टू वेरिएबल्स वाला एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपकी 2 होती है और नॉन नेगेटिव होती है। इसकी दो ही वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ तो ये है कि आप इस डेल आई जे को इस तरीके से लिख सकते हो, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे जे और ये आई। डेल आई जे को इस तरीके से लिखा जाता है, डेल एक्स जे डेल एक्स आई। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि डेल आई जे ए जे को आप लिख सकते हो ए आई। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है क्रॉनिकल डेटा की जो हम आगे यूज़ करेंगे। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है डेल आई आई, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो डेल 1 1 प्लस डेल 1 2 2 प्लस डेल 3 3 प्लस डेल एन तक चला सकते हो, डेल एन एन, यानी कि जो आई की वैल्यू है 1 से 1 2 3 करते करते ऐसे ऐसे एन तक है। यहाँ पर आपके आई और जे दो वेरिएबल्स थे ना, यहाँ पे आई और जो जे है वो इक्वल है। जब आई और जे इक्वल होगा तो हमें पता है कि जो डेल इस क्रॉनिकल डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर हम डेल आई आई क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस वन ऐसे ऐसे करते करते एन तक चलता जाएगा, एन टर्म तक ऐड होता जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? एन के इक्वल होगी। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डेल आई जे डेल के आई। इसको आप लिख सकते हो डेल जे के। कैसे? देखो डेल आई जे को हम क्या लिख सकते हैं? डेल जे डेल एक्स जे डेल एक्स आई, और डेल के आई को हम क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स आई डेल एक्स के। तो यहाँ से ये कट हो जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के। तो ये किसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल यहाँ पे आ जाएगा के और यहाँ पे आ जाएगा जे। ऐसे तो लिखते हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसको ऊपर और यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसको नीचे। तो इस तरीके से डेल आई जे, यहाँ पे जे है, डेल आई जे डेल के आई, इसको हम यहाँ तक तो हो गई हमारे क्रॉनिकल, यहाँ तक तो हमारे हो गई थी क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो इसका टॉपिक है एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन एन डायमेंशनल स्पेस। हमारा एन विमीय अगर आकाश है तो उसके अंदर निर्देशांक रूपांतरण किस तरीके से होगा? तो मान लेते हैं हमारे पास, माना लेट कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माना दो निर्देश तंत्र हैं, निर्देश तंत्र है, जैसे कि यहाँ पर ही कंसिडर कर लेते हैं हम
दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास। यहाँ पर हमको एक पॉइंट कंसिडर करते हैं पी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये पी पॉइंट है, ये हमारे पास एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और एक हो गया हमारे पास एस। तो इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, x2, x3 और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है x इनवर्स 1, x इनवर्स 2 और x इनवर्स 3। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि यहाँ पे जो x1 है, x2 है, x3 है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पावर ना होके यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स को ही शो करे। जैसे कि यहाँ पे x1 किसके इक्वल था, x के इक्वल था और x2 किसके इक्वल है, y के, और x3 इक्वल है आपका z के। ऐसे कैसे, x इनवर्स जो होगा वो x डैश के इक्वल है, x इनवर्स 2 है वो y डैश के इक्वल है और x इनवर्स 3 आपका इक्वल है z डैश के। ये हमने पहले देखा था कोऑर्डिनेट के बारे में, हम जब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देख रहे थे तो वहाँ पे हमने बोला था कि x1 को हम x और x2 को y, इस तरीके से सारे वेरिएबल्स को हम शो करते हैं, ठीक है। अब क्या हमें क्या देखना है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। यानी कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके जो एलिमेंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे, वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किस तरीके से रिलेट करेंगे, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे में किस तरीके से हो सकता है, वही होता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके एक्स इनवर्स x1, x2, x3, ऐसे ऐसे करते एन टर्म तक चलता जाएगा। यहाँ पे एक्स इनवर्स क्या बता रहा है, फंक्शन को बता रहा है, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जैसे ये हम पहले डिस्कस कर रखा है ना। यहाँ पे ये एक्स इनवर्स एक फंक्शन को बता रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन एक्स इनवर्स है वो फंक्शन है पूरा का पूरा x1, x2, x3, xn इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें अब इसको अगर कम ऐसे कैसे x2 की बात करेंगे हम, x इनवर्स 2 की, तो वो क्या हो जाएगी x इनवर्स 2, x1, x2 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यानी एन टर्म की अगर इसका एक क्या बोले जनरल फॉर्म देखें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x इनवर्स n इज इक्वल्स टू x इनवर्स n, x1, x2, नहीं सॉरी इसको k से डिनोट कर देते हैं क्योंकि एन टर्म इधर भी चल रही है ना, इसको हम k से डिनोट कर देते हैं, x3 और ऐसे चलता जाएगा आपका xn तक। यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन है। इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेंसर क्वांटिटी का, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, रेखीय रूपांतरण, रैखिक रूपांतरण। रैखिक रूपांतरण किस तरीके से होगा, देखो वही हमें मानना है। यहाँ पर हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहला हमारे पास है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है हमारे पास एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, x2, x3 और इसके कोऑर्डिनेट है x इनवर्स, y इनवर्स और z इनवर्स। अब इसको देखो, जनरली हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ऐसे कैसे हम टेंसर के अंदर भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो देखो एक्स इनवर्स की जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13, सॉरी यहाँ पे x2 ऊपर आएगा 2 और ये x3। ऐसे कैसे अगर x इनवर्स 2 के लिए लिखना है तो वो हो जाएगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3। ऐसे कैसे x3 के लिए होगा, वो हो जाएगा a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3। अब ये जो तीनों इक्वेशन है जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, इसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x इनवर्स 1, x इनवर्स 2, x इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास
वालों का हमारा x11 x12 x13 A11 A12 A13, यहाँ पे हो जाएगा A21 A22 A23 और यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A33 और यहाँ पे वापस आ जाएगा हमारे पास x1 x2 और x3। इसको हम इन तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर जनरली फॉर्म में देखा जाए, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है x आई जे, हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसा ए आई जे लिख सकते हैं इसको आई जे, ए आई जे लिख सकते हैं इसको। और ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स जे और ये क्या हो जाएगा एक्स आई। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे लिखें और यहाँ पर समेशन लगा दे एक्स जे इज इक्वल टू 1 to n, या तो हम ऐसे लिखे, या फिर हमने आगे पढ़ा था कि इस समेशन को, जो हमने समेशन जो कन्वर्शन देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था, ये टेंसर के अंदर ये समेशन नहीं लगाते फिर भी इसका जो मतलब होता है वो एडिशन ही होता है, यानी कि एक्स जे आई ए जे आई एक्स जे, इसका मतलब यही होगा आपका A11 x1, मतलब एडिशन ही होगा, आगे से आगे चलता जाएगा एडिशन। ठीक है, के अंदर हमारे पास यहाँ ए के अंदर क्या आ रहा है, जे आ रहा है, और एक्स के पास भी क्या आ रहा है, जे आ रहा है। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो वेरिएबल हमारा 2 बार रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डमी इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो जे है वो हमारा डमी इंडेक्स है। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, अब हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचर, और कोवेरिएंट वेक्टर को बोलते हैं सहचर सदिश। इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इनवेरिएंट भी होता है, या फिर इस इनवेरिएंट या इसको बोल सकते हैं आप स्केलर। इन कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के अलावा हमारे पास होता है इनवेरिएंट, या इसको बोलते हैं स्केलर अदिश। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, निश्चर, यानी कि जो चेंज नहीं होगा उससे बोलते हैं इनवेरिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, माना कि हमारे पास कोई फलन है एक्स आई, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस जिसका फंक्शन है एक्स आई, और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका जो फंक्शन है एक्स इनवर्स आई। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू फाई एक्स आई है। ठीक है, और दूसरा फाई बार इज इक्वल्स टू फाई बार एक्स इनवर्स। यहाँ पर हमारे पास ये हमने दो तरीके से फंक्शन लिख दे, एक तो हमने पहला एक्स के लिए लिखा, दूसरा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लिखा, और दूसरा हमने लिखा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। दो फंक्शन लिखे। यदि इन दोनों फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पर जो फाई है वो आपका चेंज नहीं होता, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू फाई बार, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसे बोलते हैं आप इनवेरिएंट या स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो जीरो रैंक के जितने भी टेंसर होंगे वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसका जो ऑर्डर होगा, जो रैंक होगा, वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो जितने भी आपके जीरो ऑर्डर के टेंसर होंगे, जीरो रैंक के टेंसर होंगे, उनको हम स्केलर ही बोलते हैं, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं उन्हें बोलते हैं वेक्टर, वो हम आगे देखेंगे। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होता है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर देखने के लिए पहले हम देखो मानते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक हमारे पास एक्स आई, जिसके जो एक्स आई जो कंपोनेंट, इसके जो एन कंपोनेंट है वो मान लेते हैं A1 A2 A3 करके ऐसे से एन टर्म तक है, और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स आई जिसके जो कंपोनेंट है एन कंपोनेंट, वो क्या है हमारे पास A इनवर्स 1 A इनवर्स 2 A इनवर्स 3 ऐसे ऐसे करके A इनवर्स n तक। यहाँ पर हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यदि ये जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कंपोनेंट है, एक कंडीशन A इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू डेल एक्स इनवर्स
आयोटा ए इनवर्स आयोटा इज इक्वल टू डेल एक्स इनवर्स आयोटा अपॉन डेल एक्स जे ए जे। इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो वो हमारे वेक्टर क्या होंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होंगे, प्रतिशर सदिश। ठीक है, इस कंडीशन को जो फॉलो करेंगे, यहाँ पे ये जो है डेल एक्स आयोटा इनवर्स डेल एक्स आई इनवर्स अपॉन डेल एक्स जे, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल। और यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि के प्रतिचर सदिश। अब इसको अगर इसके इन्वर्स फॉर्म में चेंज करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड में, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आयोटा इन्वर्स ए आयोटा नहीं सॉरी आई, और यहाँ पर भी आई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स जे ए जे मल्टीप्लाई करना है हमें इस साइड भी, तो यहाँ पर भी डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ना, ये हमने देखा है क्रॉनिकल डेल्टा, जो हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा हमने पढ़ा उसकी ही एक प्रॉपर्टी थी, है ना। तो क्रॉनिकल डेल्टा की इस प्रॉपर्टी को जो फॉलो करते हैं ऐसे वेक्टर हमारे होते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स का जो आयोटा डेल एक्स आई इन्वर्स, इससे मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से अगर देखिए सिंपली, तो यहाँ से ये कट हो जाए तो हमारे पास रहेगा डेल एक्स के ए इज इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास डेल एक्स के डेल एक्स जे ए जे। अब वापस से इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, और यहाँ पे जे आएगा इधर के, क्रॉनिकल डेल्टा है ना, ये क्रॉनिकल डेल्टा को की प्रॉपर्टी थी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा ए जे। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी, ये जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, और ए जे यानी कि ये जो हमारी जो वैल्यू थी इसकी 2 वैल्यू होती है, क्रॉनिकल डेल्टा की 2 वैल्यू होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 कब होगी, जब हमारा के जे के इक्वल नहीं होगा, जब के इज इक्वल्स टू जे होगा उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन अगर k इज़ नॉट इक्वल टू जे है तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोवेरिएंट वेक्टर यानी कि सहसर सदिश। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके लिए भी हमने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, जिसमें एक्स आई के जो n एलिमेंट है वो क्या है, A1 A2 A3 डैश 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 AN तक। और दूसरा जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स आई इनवर्स, उसके जो कंपोनेंट है वो है A⁻1 A⁻2 A⁻3 ऐसे करके A⁻n तक। ठीक है, ये हमारे पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। अब जो कोवेरिएंट वेक्टर होता है वो एक कंडीशन, हमें यहाँ पर एक कंडीशन लिख देती हूँ, उस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं जितने भी वेक्टर तो वो हो जाएंगे कोवेरिएंट वेक्टर। A⁻I इज इक्वल्स टू AX जे डेल एक्स आई इनवर्स A जे। ये जो हमने जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर देखा उसका जस्ट उल्टा ही है ना, वहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ रहा था, इनवर्स में माइनस का आई आ रहा था, और यहाँ पर अपॉन में आ रहा है माइनस का आई। तो जितने भी वेक्टर होंगे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे या फिर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो हमारे कहलाएंगे कोवेरिएंट वेक्टर। अभी अगर हमें इनवर्स में इसका जो निकालना है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल एक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई और इधर आ जाएगा डेल एक्स के ए आई इज इक्वल्स टू, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के अंदर भी हमने ये निकाला था, वहाँ पर जस्ट इसका उल्टा था, अब यहाँ पर इसका उल्टा चल रहा है, डेल एक्स माइनस आई ऊपर है वहाँ पे नीचे था, तो यहाँ पर हम दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स जे
डेल एक्स आई इनवर्स, यहाँ पे क्या ए जे, मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स डेल एक्स माइनस का आई अपॉन डेल एक्स के। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको डेल एक्स जे और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स के और ए जे। वापस से क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल के जे और यहाँ पे आ जाएगा ए जे। वहाँ पे क्या था, डेल के और यहाँ पे जे था, इसका जस्ट उल्टा आ रहा है ना। अब वापस से यहाँ पर भी दो वही कंडीशन है, क्रॉनिकल डेल्टा की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो यहाँ पे जब जे इज़ नॉट इक्वल टू के है तो इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। और जब जे इज़ इक्वल टू के है तो इस फंक्शन की वैल्यू जो डेल एक्स माइनस आई डेल एक्स के ए आई की जो वैल्यू है वो ए जे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये उसका इन्वर्स आ गया। तो ये होती है हमारी कोवेरिएंट वेक्टर। अब आज हमने कोवेरिएंट वेक्टर और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इन दोनों की डेफिनेशन देखी। अब जो नेक्स्ट है, ये जो हमने देखा वो फर्स्ट ऑर्डर के थे, फर्स्ट ऑर्डर का हमने कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर देखा और फर्स्ट ऑर्डर का ही हमने कोवेरिएंट वेक्टर देखा। अब हम सेकेंड ऑर्डर के जो टेंसर क्वांटिटी है उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।